अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में राज्यसभा चुनाव में विभिन्न दलों के विधायकों यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है। और इससे एक बार पुनः चुनाव प्रक्रिया की जो पवित्रता है चुनाव की, उसको लेकर चिंताएं होने लगी हैं। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, कांग्रेस के पार्टी के पास बहुमत था, उनका राज्यसभा सदस्य बड़े आराम से जीत जाता, लेकिन उनके 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। और इसलिए आप देखते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार वहां राज्यसभा में जीत भी गया, कांग्रेस का हार गया। तो इसी पर एक हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि देखेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर भी बात करेंगे। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कितने सदस्य होते हैं और इनमें से कितने मनोनीत होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र से वो मनोनीत होते हैं, कौन करता है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ अदालत के फैसले हैं, उन फैसलों को भी देखेंगे हम लोग। क्या दल बदल विरोधी कानून राज्यसभा चुनाव पर लागू होता है? अब आप लोग कहोगे ना कि दल बदल कानून क्या राज्यसभा चुनाव में लागू होता है? नहीं होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। आखिर एक क्रॉस वोटिंग क्या है? क्रॉस वोटिंग जो बार बार चर्चा में बना हुआ है, इस पर बात करेंगे हम लोग। क्रॉस वोटिंग से संबंधित क्या प्रभाव है, उसे भी हम लोग जानेंगे। इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है। 10वीं अनुसूची और राज्यसभा चुनाव से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो राज्यसभा में अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। इसमें से 233 सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। अगर आपको राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ये चुनाव देखभाल कौन करता है, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि विधायकों के द्वारा। राज्यसभा हेतु मतदान की आवश्यकता तभी होगी जब उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 10 सीटें थी, आप देखते हैं कि 8 किसने खड़ी कर दिए थे, बीजेपी ने कर दिए थे, 3 समाजवादी पार्टी ने कर दिए थे। यानी कि आप देखते हैं कि वहाँ चुनाव करवाने की ज़रूरत महसूस हो गई थी। अगर 7 बीजेपी खड़ी कर देती, 3 समाजवादी पार्टी खड़ा कर देती, तो चुनाव ना करवाना पड़ता वहाँ, याद रखिए। वर्ष 1998 तक राज्यसभा चुनाव के परिणाम आमतौर पर पहले से तय होते थे। राज्य विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के पास प्रतिस्पर्धा की कमी के चलते उनके उम्मीदवार निर्विरोध विजयी होते थे। जून 1998 में महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। कब? 1998 में, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन, तो विधायकों पर इस तरह की क्रॉस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। अधिनियम की धारा 59 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान खुले मतपत्रों के माध्यम से होगा और मतपत्र को अधिकृत अभिकर्ता को ना दिखाने या किसी अन्य को ना दिखाने से वोट अयोग्य हो जाएगा। अधिकृत अभिकर्ता को या किसी अन्य को मतपत्र ना दिखाने पर वोट को अयोग्य माना जाएगा। निर्दलीय विधायकों को अपने मतपत्र किसी को दिखाने से रोका गया है। आपने देखा होगा कि वहाँ एक प्रतिनिधि चुना जाता है और जिसे कांग्रेस का चुना जाएगा तो कांग्रेस के जो विधायक होंगे उसे दिखाएंगे, देखिए हमने इसे वोट दिया है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो सीट आवंटन, तो राज्यसभा में दिल्ली और पुदुचेरी समेत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 250 है। कुल सदस्यों में से 12 को कला, साहित्य, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नामांकित
किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से क्षेत्र से? कला, साहित्य, खेल, विज्ञान से। राज्यसभा सीटों का विवरण राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटों का कोटा है, जबकि गोवा में सिर्फ 1 है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, तो राज्यसभा चुनाव के एक सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा सदस्यों का चयन करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में डायरेक्ट जनता तो भाग नहीं लेती है, आप जिन विधायकों को चुनते वही चुनाव करते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक विधायक के मतदान का अधिकार उसके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोटा की बात करें तो निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को एक विशिष्ट संख्या में वोट प्राप्त करने होंगे, जिन्हें कोटा कहा जाता है। कोटा का निर्धारण कुल वैध वोटों को उपलब्ध सीटों की संख्या +1 से विभाजित करके किया जाता है। कई सीटों वाले राज्यों में प्रारंभिक कोटा की गणना विधायकों की संख्या को 100 से गुना करके की जाती है, क्योंकि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य 100 होता है। प्राथमिकताएं एवं अधिशेष, तो विधायक मतपत्र पर अपना नाम लिखते समय प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। एक संख्या एक शीर्ष वरीयता पहला अधिमान वोट को दर्शाती है, और एक संख्या 2 अंगले को दर्शाती है कि पहले पर हमारा ये है, दूसरे पर हमने इसे दिया हुआ है। यदि किसी उम्मीदवार का कोटा पूरा करने या उससे अधिक के लिए पर्याप्त प्रथम अधिमान वोट प्राप्त होते हैं तो वे निर्वाचित होते हैं। यदि किसी विजयी उम्मीदवार के पास अधिशेष वोट हैं तो वे वोट उनकी दूसरी पसंद नंबर 2 के रूप में चिन्हित को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और यदि कई उम्मीदवारों के पास अधिशेष है तो सबसे बड़ा अधिशेष पहले स्थानांतरित कर दिया जाता है। कम वोटों का हटाया जाना, तो बर्बाद वोटों को रोकने के लिए यदि अधिशेष हस्तांतरण के बाद आवश्यक संख्या में उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होते तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, और साथ ही उनके अप्रयुक्त मतपत्र शेष उम्मीदवारों के बीच पुनर्वितरित कर दिए जाते हैं। एक समाप्त कागज एक ऐसे मतपत्र को संदर्भित करता है जिसमें आगे बढ़ने रहने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अन्य प्राथमिकता दर्ज न की जाती हो। अधिशेष वोट स्थानांतरण एवं उन्मूलन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी उपलब्ध सीटों को भरने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार कोटा तक नहीं पहुंच जाते हैं। यानी कि आपको वोट डालने के लिए कहा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि पहले पर आप किसे रखते हैं। पहला वोट तो आप कहेंगे कि ए को देना है, फिर दूसरा क्रम आपका बी रहेगा, इस तरह से रहता है। ये आप देखिए कुछ अदालत के फैसले भी हैं। शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग, मामला 2018 का है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प देने को अस्वीकृत कर दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 80(4) के विपरीत है। इसलिए आप देखते हैं कि नोटा का विकल्प नहीं होता है यहाँ राज्यसभा में। अनुच्छेद 80(4) में कहा गया है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संख्यमणीय वोट के माध्यम से किया जाएगा। एक आप देखते हैं कि JMM रिश्वतखोरी मामला 1998 का, इस पर अभी हाल ही में एक फैसला भी आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 105(2) के प्रावधानों की व्याख्या करनी थी, जो सांसदों को संसद या फिर उसकी किसी समिति में अपने भाषण के साथ साथ वोट के लिए छूट भी प्रदान करता है। और वर्ष 1998 में JMM रिश्वत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि रिश्वत लेने वाले राजनेताओं पर तब तक भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक वे नियमानुसार सदन में वोट देना या बोलना जारी रखते हैं। एक तरह से इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। मार्च 2024 में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 25 वर्ष पुराने JMM रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया, और जिसमें कहा गया था कि संसदीय विशेषाधिकार या छूट उन विधायकों की रक्षा नहीं करेगी जो आप देखते हैं कि आपराधिक अभियोजन से संसद या फिर राज्य विधानसभाओं में वोट देने या बोलने के लिए भुगतान स्वीकार करते हैं। अब आपको अधिकार मिला हुआ है, आपको संरक्षण मिला हुआ है, तो आप रिश्वत लेने लग जाएंगे,
तब तो गलत बात है, तब आपको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में यही कहा है। और विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के प्रवेश द्वार नहीं है। क्या दल बदल विरोधी कानून राज्यसभा चुनाव पर लागू होता है? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, ये 52वां संविधान संशोधन सुना होगा ना, 52। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई और जिसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। और इसके अनुसार संसद या अथवा राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य जो स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दिया अथवा अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो वह सदन का सदस्य होने की अयोग्य करार दिया जाएगा। और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्तियाँ रहती हैं कि उसकी विधायकी आप देखें लोकसभा सदस्यता रद्द कर दें। मतदान के संबंध में यह निर्देश आमतौर पर पार्टी व्हिप द्वारा जारी किया जाता है। 10वीं अनुसूची की प्रायोज्यता, तो निर्वाचन आयोग ने जुलाई 2017 में स्पष्ट किया कि दल बदल विरोधी कानून सहित 10वीं अनुसूची के प्रावधान राज्यसभा चुनाव पर लागू नहीं होते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनके कांग्रेस के विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया। राजनीतिक दल राज्यसभा चुनाव के लिए अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं और सदस्य संबद्ध चुनाव में पार्टी के निर्देशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य भी नहीं है। वो किसी को भी दे सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्रॉस वोटिंग क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद जैन ने क्रॉस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग रिश्वत के बदले के माध्यम से बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की, किंतु बाद में वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जैन के निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया गया था। ये क्रॉस वोटिंग का आशय एक राजनीतिक दल से संबंधित किसी विधायी निकाय के सदस्य जैसे कि संसद सदस्य अथवा विधानसभा का सदस्य द्वारा निर्वाचन के दौरान अथवा कोई अन्य मतदान प्रक्रिया में अपने दल के उम्मीदवार के अतिरिक्त किसी अन्य उम्मीदवार अथवा पार्टी को मत देने से है। जैसे कांग्रेस वालों ने बीजेपी को दे दिया हिमाचल प्रदेश में। भारत में राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में क्रॉस वोटिंग तब हो सकती है जब किसी राजनीतिक दल के सदस्य अपनी पार्टी द्वारा नामित उम्मीदवार के स्थान पर अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए वोट करते हैं। अब कांग्रेस ने अपना तय कर रखा था राज्यसभा उम्मीदवार, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिए। पार्टी के उम्मीदवार चयन पर असहमति, अन्य दलों से प्रलोभन अथवा दबाव तथा अन्य दलों के उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत संबंध अथवा वैचारिक मतभेद जैसे कारण से क्रॉस वोटिंग की संभावना उत्पन्न होती है। कुछ माल मिल जाए, समझ रहे, तो भी आप देखते हैं कि सदस्य लालच में उसे दे देते हैं वोट। ये कई बार देखने को मिला। क्रॉस वोटिंग से संबंधित क्या प्रावधान है, क्या प्रभाव है? तो नकारात्मक प्रभाव, तो प्रतिनिधित्व को कमजोर करना। क्रॉस वोटिंग मतदाताओं के प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकती है। विधायकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पार्टी के हितों अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्रों की इच्छाओं के अनुरूप मतदान करें, किंतु ऐसा नहीं करने की दशा में ऐसे उम्मीदवारों के चयन की संभावना है जिनके पास बहुमत का समर्थन नहीं है। भ्रष्टाचार, तो अमूमन रिश्वतखोरी अथवा अन्य भ्रष्ट आचरण के कारण क्रॉस वोटिंग होती है, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जैन के निर्वाचन के उदाहरण में प्रदर्शित होता है। यह निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को कम करता है। जैन ने कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग रिश्वत के बदले के माध्यम से बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की, जिसे बाद में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था। पैसे देकर अपने पक्ष में वोट डलवाना। पार्टी अनुशासन, तो क्रॉस वोटिंग पार्टी अनुशासन की कमी को दर्शाती है, जो राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक विभाजन का संकेत देती है। यह पार्टी की एकजुटता और स्थिरता को प्रभावित करता है और जिससे पार्टियों के लिए सुसंगत नीति एजेंडा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। लोकतांत्रिक मूल, तो क्रॉस वोटिंग दायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध, जहां प्रतिनिधियों ने से अपने मतदाताओं के हितों और व्यापक जनता की भलाई को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर व्यक्तिगत लाभ या फिर दलगत राजनीति को प्राथमिकता देता है। ये संभावित सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो स्वतंत्रता, क्रॉस वोटिंग निर्वाचन प्रतिनिधियों के बीच स्वतंत्रता के स्तर का संकेत दे सकती है, जिससे उन्हें सख्त पार्टी लाइनों के बदले अपने विवेक या फिर अपनी घटकों के हितों की अनुसार मतदान करने की अनुमति मिलती है। जब निर्वाचन प्रतिनिधि पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान करते हैं और इसके बदले अपने विवेक या मतदाताओं के हितों का पालन करते हैं, तो इससे उनकी बढ़ती स्वतंत्रता के स्तर का संकेत कहा जा सकता है और इससे अधिक सूक्ष्म निर्णय लेने और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिल सकता है। नियंत्रण और संतुलन, क्रॉस वोटिंग
यदि राय या विचारधारा में वास्तविक मतभेदों से प्रेरित हो तो यह विधायी निकाय के भीतर किसी एक पार्टी या गुट के प्रभुत्व पर नियंत्रण के रूप में कार्य कर सकती है। यह शक्ति के संकेंद्रण को रोक सकता है और दृष्टिकोण के अधिक संतुलन एवं विविधता को बढ़ावा दे सकता है। दायित्व तो कुछ मामलों में क्रॉस वोटिंग पार्टी नेतृत्व या नीतियों के प्रति असंतोष को दर्शा सकती है, जिसे पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करने और आंतरिक शिकायतों का समाधान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इससे अंततः मतदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेही और उत्तरदायित्व उत्पन्न हो सकता है। 10वीं अनुसूची और राज्यसभा चुनाव से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय है, ये भी देख लीजिए। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था को बरकरार रखा। इसने तर्क दिया कि यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती तो पारदर्शिता उसे दूर करने की क्षमता रखती है। हालांकि उसी मामले में न्यायालय ने माना कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित विधायक को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध मतदान करने पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह अधिक से अधिक अपने राजनीतिक दलों की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है। रवि एस नाइक संजय बांदेकर बनाम भारत संघ, ये 1994 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना उस पार्टी के से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने का पर्याय नहीं है जिसका वह सदस्य है। सदन के अंदर और बाहर किसी सदस्य के आचरण को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वह स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने की योग्य है। तो यही कहानी है पूरी आपकी राज्यसभा चुनाव की।